Hello friends, welcome back to your own channel Mining Mirror, and today we are going to discuss the MCQs of legislation and general safety for restricted and unrestricted based on MMR 1961. So friends, this will be part 3 and we are going to cover chapter number 3, that is the question number from 105 to 167. So friends, if you are new in my channel, please subscribe my channel, please like and share to your friends. I hope this video series will be very helpful for your upcoming examinations. Let's get started. Chapter number 3, that is examination and certificates of competency and of fitness. Okay. Question number 105. The Board of Mining Examination comes under which regulation of MMR 1961? जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं BME या डायरेक्टली हम लोग बोलते हैं उसको बोर्ड, तो वो MMR का कौन सा रेगुलेशन में आता है? 10, 11, 12, 13 या 14? आंसर विल बी 11. 10 हो गया जो नोटिफाइड डिजीज के बारे में है और 11 हो गया हम लोग का बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन. ओके, तो आंसर विल बी बी. तो यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन है BME और हम लोग का जो कमिटी है वो एक ही टाइप का उसका फॉर्मेशन है या एक ही टाइप का उसका फंक्शन है. तो उसका जो रेगुलेशन है या जो एक्ट सेक्शन है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है. ये आपको मैक्सिमम एग्जामिनेशन में रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो कमिटी हो गया सेक्शन 12 में आता है और BME हो गया रेगुलेशन नंबर 11 में आता है. ठीक है, तो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का रेगुलेशन 11. अब चलते हैं 106. द बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन? चेयरमैन को मिला के कितना मेंबर्स वहाँ पे रहते हैं? 3, 4, 5, 6 एंड 7. आंसर विल बी 6. ओके, उसमें आंसर विल बी डी. इसमें चेयरमैन के साथ 5 मेंबर मिलके रहते हैं, तो टोटल हो जाता है यहाँ पे 6. ओके, अब चलते हैं 107. हु एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन? जो बोर्ड है, जो माइनिंग एग्जामिनेशन का जो बोर्ड है BME, उसका चेयरमैन कौन रहता है? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, अन इंस्पेक्टर, ऑल ऑफ द अबव या नॉन ऑफ दिस? आंसर विल बी ऑब्वियसली चीफ इंस्पेक्टर. आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 108. व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ BME? जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन है या जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली बोर्ड, उसमें जो मेंबर्स रहते हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या रहता है? ऑप्शन सर, हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मेटलफेरस माइंस, यस होना चाहिए. सर्विंग इन एन इंस्टीट्यूशन इम्पार्टिंग एजुकेशन इन माइनिंग इंजीनियरिंग एट द डिग्री और इक्वलेंट लेवल, मतलब वहाँ पे वो पढ़ाते होंगे कहीं इंस्टीट्यूट में माइनिंग में. एंगेज्ड इन माइनिंग रिसर्च में भी एंगेज होंगे. ऑल ऑफ द अबव या नॉन ऑफ दिस? आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों उसका कंडीशन है जो क्वालिफिकेशन का, तो आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 109. एटलीस्ट हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ BME शुड पोजेस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मेटलफेरस माइंस? जो बोर्ड में हम लोग 5 मेंबर रहते हैं +1 एक चेयरमैन रहते हैं, जो 5 मेंबर में से कितना मेंबर्स के पास मेटलफेरस माइंस का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम? 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर या 5 मेंबर? मिनिमम 3 मेंबर्स के पास आपका मेटलफेरस माइंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 110. At least how many members of the BME should be engaged in service imparting education in mining engineering और in mining research? तो उसी जो 5 मेंबर है, 5 मेंबर में से 3 तो मिनिमम आपका होना चाहिए जिसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए मेटलफेरस माइंस में. और पूछ रहा है कि कितना मेंबर का होना चाहिए, आइदर कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं या कहीं माइनिंग रिसर्च में एसोसिएटेड है. तो कितना होना चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5. आंसर विल बी 1. एटलीस्ट एक मेंबर इस टाइप का होना चाहिए, तो आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 111. एवरी मेंबर अदर दैन द चेयरमैन, मेंबर चेयरमैन को छोड़ के, ऑफ द बोर्ड शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ डैश ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन अपॉइंटिंग हिम एज ए मेंबर ऑफ द बोर्ड और अंटिल हिज सक्सेसर इज अपॉइंटेड एंड टेक्स चार्ज व्हिच एवर इज लेटर. तो यहाँ पे बोल रहा है कि चेयरमैन को छोड़ के जो मेंबर्स रहते हैं वो कितना साल के लिए वो ऑफिस में रहते हैं? 1, 2, 3, 4, 5. Answer will be 3 years. Answer will be C. Question number 112. A person appointed to fill a vacancy caused by a reason of death, resignation, or by reason of siege of office of a member shall hold office for dash but for such reason continued as member.
जो मेंबर्स रहते हैं वो कमेटी में, उसमें से बाई चांस अगर कोई एक्सपायर कर गया, कोई रिजाइन करके चल गया, तो उनका जगह जो वैकेंसी क्रिएट होता है वो वैकेंसी को भरने के लिए एक पर्सन को हम लोग अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो वो कितना दिन ऑफिस में रहते हैं एज ए मेंबर, वो काम करते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, या द रिमेनिंग पीरियड ऑफ फॉर व्हिच द मेंबर वुड हैव, या जो आदमी एक्सपायर कर गए या जो रिजाइन कर गए, उसके जब रिजाइन किए उसके बाद से उनके पास जितना टाइम बचा था एज ए मेंबर वहाँ पे रहने के लिए, उतना टाइम वो वहाँ पे बिताएंगे। आंसर विल बी डी, द रिमेनिंग पीरियड ऑफ फॉर व्हिच सच मेंबर वुड हैव। ठीक है, तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 113, स्टेट द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। A person who holds or who has held office as member of the board shall, subject to the other provision of this regulation, not be eligible for reappointment to that office। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो पर्सन वहाँ पे एज ए मेंबर वो ऑफिस में काम कर रहे हैं या ऑफिस में थे, अगर वो और एक बार वो ऑफिस में रीअपॉइंट होने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये ट्रू है या फॉल्स है? आंसर विल बी फॉल्स। ठीक है, क्योंकि इसका ट्रू आंसर क्या होगा कि वो एलिजिबल होते हैं और एक बार वहाँ पे रीअपॉइंटमेंट होने के लिए। यहाँ पे जो दिया हो नॉट बी एलिजिबल, वो होगा एलिजिबल, तो यहाँ पे नॉट कट जाएगा। ओके, तो आंसर विल बी फॉल्स, आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 114, अन इंस्पेक्टर नॉमिनेटेड इन दिस बिहाफ बाय द चीफ इंस्पेक्टर शैल एक्ट एज द व्हाट। चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा एक इंस्पेक्टर वहाँ पे नॉमिनेट होते हैं, वो कौन सा पोजीशन के लिए नॉमिनेट होते हैं? चेयरमैन के लिए, मेंबर के लिए, सेक्रेटरी के लिए, या ऑल ऑफ द अबव, या नन? आंसर विल बी एज ए सेक्रेटरी। उस सेक्रेटरी के पद पे एक इंस्पेक्टर को वो अपॉइंट करते हैं, सेम टाइप का जैसे हम लोग कमिटी में देखे थे, सेम टाइप का यहाँ पे भी है। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 115, हु हैज़ द पावर टू रिकॉन्स्टिट्यूट द बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट इफ सेटिस्फाइड दैट इट इज़ नेसेसरी। किसके पास वो पावर है कि जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का जो बोर्ड है, जैसे 5 मेंबर प्लस 1 चेयरमैन जो बोर्ड है, ये बोर्ड को वो और एक बार कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं? चेयरमैन के पास, सेक्रेटरी के पास, चीफ इंस्पेक्टर के पास, बोर्ड इटसेल्फ, या सेंट्रल गवर्नमेंट? आंसर विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट है या यहाँ पे उसको फील होता है कि इसको और एक बार हम लोग को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए कोई भी कारण की वजह से, तो वो कर सकता है, उसके पास वो पावर है। तो आंसर विल बी ई। क्वेश्चन नंबर 116, व्हेन द बीएमई मीटिंग शैल बी हेल्ड। जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का मीटिंग होता है वो कब होता है? एट एवरी 3 मंथ्स, 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, या हर महीने, या व्हेन द चेयरमैन कंसिडर्स देम नेसेसरी, या जब चेयरमैन को लगता है कि अब मीटिंग करना जरूरी है। तो आंसर विल बी डी, जब चेयरमैन को लगता है कि अभी मीटिंग होना चाहिए या होना जरूरी है, तब वो मीटिंग करते हैं। आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 117, व्हेयर ऑल द मीटिंग्स ऑफ बीएमई शैल बी हेल्ड। कौन सी जगह पे जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का मीटिंग्स होता है वो वहाँ पे किया जाता है? दिल्ली में, धनबाद में, कोलकाता में, अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड बाय चेयरमैन ऑल मीटिंग्स शैल बी हेल्ड इन धनबाद, या नन? आंसर विल बी डी। कहाँ पे मीटिंग करना है वो चेयरमैन ही फिक्स करते हैं। ठीक है, अगर चेयरमैन फिक्स नहीं करते हैं या नहीं किए हैं तो वो बाय डिफॉल्ट धनबाद में ही वो मीटिंग होगा। तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 118, फॉर एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड हाउ मेनी डेज बिफोर ए प्रायर नोटिस इंटीमेटिंग द टाइम द प्लेस ऑफ द प्रपोज्ड मीटिंग शैल बी गिवन टू ईच मेंबर्स हु इज नॉट एब्सेंट फ्रॉम इंडिया। बोर्ड का जो मीटिंग होता है वो बोर्ड का मीटिंग होने से सबको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि बोर्ड का मीटिंग होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना दिन से पहले वहाँ पे उनको इंटीमेट करना पड़ेगा कि बोर्ड का मीटिंग यहाँ पे होने वाला है और इतना टाइम में होने वाला है। 2 दिन पहले, 7 दिन पहले, 10 दिन पहले, 14 दिन पहले, या 15 दिन पहले? आंसर विल बी 10 डेज बिफोर। मीटिंग का 10 डेज बिफोर बताना पड़ेगा कि कहाँ पे हो रहा है और कितना टाइम में हो रहा है। तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 119, द प्रायर नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग शैल बी साइंड बाय होम। जो नोटिस वहाँ पे दिया जाएगा जितना मेंबर्स है कि कहाँ पे मीटिंग होने वाला है और कौन सा जगह पे होने वाला है, तो वो किसके द्वारा साइन किया जाएगा? चेयरमैन, सेक्रेटरी, बोथ ए एंड बी, आइदर ए और बी, या नन? आंसर विल बी आइदर ए और बी, आइदर चेयरमैन करेंगे या सेक्रेटरी करेंगे। तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 120,
The prior notice of the board meeting shall be accompanied by a list of items of business to be disposed at the meeting shall be delivered or posted to dash. जब बोर्ड का मीटिंग होने वाला होता है तो वो बोर्ड का मीटिंग कहाँ पे होगा और कौन सा टाइम में होगा वो तो उनको बता दिया जाएगा. उसके साथ वहाँ पे और एक चीज़ भी जाता है, अकम्पनीड होता है द लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ बिजनेस. मतलब वो मीटिंग में कौन सा एरिया को या कौन सा चीज़ में डिस्कशन होगा उस चीज़ का भी वहाँ पे जिक्र होता है. तो उसको डिलीवर किया जाता है वो मेंबर्स के पास. तो वो डिलीवरी कहाँ पे होता है? जो मेंबर्स का ऑफिस होते हैं वहाँ पे, या जो परमानेंट रेसिडेंस होता है मेंबर का वहाँ पे डिलीवर होता है, या जो यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द मेंबर जहाँ पे मेंबर्स यूजुअली रहते हैं वहीं पे, या ऑल ऑफ द अबव या नन. आंसर विल बी यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द मेंबर. जहाँ पे मेंबर आज रेसिडेंस वहाँ पे यूज़ करते हैं उस जगह पे वहाँ पे वो पोस्टेड होगा. तो आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 121. इन केस ऑफ अर्जेंसी, अगर कुछ अर्जेंसी आता है, कुछ इमरजेंसी आता है, द मीटिंग में बी कॉल्ड बाय द चेयरमैन एट एनी टाइम by intimating the members only dash days in advance of the time and date of such meeting and the subject matter for discussion. अगर कुछ इमरजेंसी या अर्जेंसी होता है तो वहाँ पे चेयरमैन क्या करेंगे कि इमरजेंसी मीटिंग बुला सकते हैं. वो जो मीटिंग बुलाते हैं उसको भी कुछ दिन पहले ही उनको बोलना पड़ेगा. इमरजेंसी मीटिंग है तो भी उसको कुछ दिन पहले एडवांस में उनको बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे होने वाला है, इतना टाइम होने वाला है और ये चीज़ पे डिस्कशन होगा. तो वो जो टाइम कितना है इमरजेंसी मीटिंग के लिए, कितना दिन का पहले उनको बताना चाहिए. 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन. आंसर विल बी 2 days. तो आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 122. हु शैल प्रिसाइड द BME मीटिंग. जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का मीटिंग होता है उसका इंचार्ज कौन होता है? द चेयरमैन इन एवरी मीटिंग. हर मीटिंग में चेयरमैन ही रहते हैं. An elected member from the members themselves by the members in absence of chairman. अगर चेयरमैन एब्सेंट होते हैं तो वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो अपने आप में से एक जन को वो इलेक्टेड करते हैं कि ये आज चेयरमैन काम करेंगे, जिसके पास चेयरमैन का सारा पावर भी रहता है. या तो सेक्रेटरी, या ओनली A एंड B, या ऑल ऑफ दिस. आंसर विल बी ओनली A एंड B. ये दोनों वहाँ पे लागू होता है. आइदर चेयरमैन, अगर चेयरमैन नहीं है तो कोई भी मेंबर वहाँ पे जो वोटिंग करके उसको आज चेयरमैन का काम दे सकते हैं. तो आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 123. नो बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्टेड एट ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड अनलेस एटलीस्ट डैश मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन आर प्रेजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरम. इसका मतलब क्या होता है कि मिनिमम कितना मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट होने से ही वो मीटिंग वहाँ पे हो पाएगा. 2, 3, 4, 5 या 6. आंसर विल बी मिनिमम 3. तो आंसर विल बी बी. अगर 3 जन वहाँ पे नहीं रहेंगे तो वो मीटिंग वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. 124. इफ एट एनी मीटिंग देयर इज नो कोरम एज अफोरसेड द मीटिंग शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड एडजर्न्ड टू द डेट व्हिच इज डैश डेज लेटर एंड इफ द डेट इज ए पब्लिक हॉलीडे टू द नेक्स्ट वर्किंग डे द टाइम, प्लेस एंड एजेंडा रिमेन अनचेंज्ड. तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का हम लोग मीटिंग करते हैं तो वो मीटिंग वहाँ पे सोचिए कि एक डेट में फिक्स हुआ, सोचिए कि 3 तारीख को फिक्स हुआ. तो वहाँ पे उस मीटिंग में अगर मिनिमम, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में बात किए थे, अगर 3 मेंबर भी नहीं आते हैं तो वहाँ पे वो मीटिंग नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो वहाँ पे मीटिंग अगर नहीं हुआ तो उस दिन के लिए वो मीटिंग अर्जेंट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया. ओके. तो अगर इस टाइप का कुछ कंडीशन होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नेक्स्ट उसका मीटिंग डेट होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो चेंज हो आता है. तो यहाँ पे वो क्वेश्चन यही है कि बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो डेट है वो कितना दिन के बाद आता है. 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद या 7 दिन के बाद. आंसर विल बी 7 डेज़ के बाद. तो 7 डेज़ के बाद ही वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा. अगर 3 तारीख को होना था और वो नहीं हो पाया तो उस दिन 7 डेज़ के बाद वो फिक्स हो जाएगा ऑटोमेटिक कि 10 तारीख को वहाँ पे मीटिंग होना ही है. ठीक है. अगर 10 तारीख एक पब्लिक हॉलीडे होता है तो उसका नेक्स्ट वर्किंग डे जो होता है उस दिन वो मीटिंग वहाँ पे होना होगा बाय डिफ़ॉल्ट. उसमें टाइम, प्लेस और जो भी एजेंडा होता है कि क्या क्या चीज़ के ऊपर डिस्कशन होगा वो सारा चीज़ सेम रहता है, खाली डेट चेंज हो आता है. ओके. तो आंसर विल बी ई. क्वेश्चन नंबर 125. When any matter is referred to by circulation of the papers to every member who is not absent from India, when dash or more members request to consider the matter in a meeting,
द चेयरमैन शैल डायरेक्ट दैट इट शैल बी सो कंसिडर्ड एट ए मीटिंग टू बी हेल्ड। ये बहुत अच्छा चीज़ है। ये क्या बोल रहा है कि अगर चेयरमैन चाहेंगे तो कोई भी मैटर को डिस्कशन करने से दो तरीका होता है। एक होता है कि जहाँ पे मीटिंग होगा वहीं पे वो कोई भी चीज़ को डिस्कशन कर सकते हैं सब कोई आपस में मिलके, नहीं तो चेयरमैन क्या कर सकते हैं, जो मेंबर्स होते हैं उनको पेपर्स दे सकते हैं कि ये चीज़ पे डिस्कशन हो रहा है, आपका क्या राय है। तो अगर मेंबर्स को लगता है कि जो भी यहाँ पे दिए हैं चेयरमैन पेपर में लिख के, तो वो चीज़ वहाँ पे पेपर्स में डिस्कशन ना होके वो डायरेक्टली मीटिंग में डिस्कशन होना चाहिए, तो वो चेयरमैन उसको कंसिडर कर सकते हैं कि चलो ये चीज़ को पेपर में डिस्कशन ना करके इसको मीटिंग में ही डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा कि कितना मेंबर का रिक्वेस्ट से ही वो हो पाता है, या कितना मेंबर का रिक्वेस्ट से ही चेयरमैन मान जाते हैं कि ये जो डिस्कशन है पेपर में ना करके इसको हम लोग मीटिंग में ही डिस्कशन करेंगे। ऑप्शन से 1 or more, 2 or more, 3 or more members, या 4 or more members, या 5 or more members। तो आंसर विल बी 2 or more members। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और मोर। अगर 2 जन से या उससे ज़्यादा मेंबर्स रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको चेयरमैन कंसिडर करते हैं। तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 126, नो बिजनेस व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ बिजनेस प्रोवाइडेड बाय द डैश शैल बी कंसिडर्ड अनलेस द चेयरमैन परमिट्स। तो जो लिस्ट एक एजेंडा होता है ना कि क्या क्या चीज़ को हम लोग डिस्कशन करेंगे आज का मीटिंग में, ये सारा चीज़ पहले से ही डिसाइडेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा कोई भी बिजनेस जो वो लिस्ट में नहीं है वो चीज़ को डिस्कशन नहीं होगा वो मीटिंग में, जब तक चेयरमैन नहीं चाहते हैं। तो वो जो बिजनेस लिखा रहता है वो एक्चुअली कौन प्रोवाइड करता है, चेयरमैन प्रोवाइड करते हैं, या सेक्रेटरी, या मेंबर्स, या एनी वन ऑफ द अबव, या बोथ ए एंड बी। तो आंसर विल बी सेक्रेटरी। आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 127, एवरी मैटर एट ए मीटिंग शैल बी डिसाइडेड बाय। जितना भी मीटिंग होता है उसमें जितना भी मैटर्स होता है, जब डिसीजन होता है तो वो कौन करता है, बाय चेयरमैन, बाय सेक्रेटरी, और द मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, या जितना भी मेंबर्स होते हैं उनका मेजॉरिटी वोट लिया जाता है, या बोथ ए एंड बी, या ऑल ऑफ द अबव। आंसर विल बी द मेजॉरिटी वोट होता है, द मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एट सच मीटिंग। वोटिंग के द्वारा ही कोई भी चीज़ को डिसीजन वहाँ पे या डिसाइड किया जाता है। तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 128, हु शैल रिकॉर्ड द मिनट of each meeting in a bound page book kept for the purpose, and copies of such minutes of the meeting shall be circulated to all members present in India। जो मीटिंग वहाँ पे होता है उसका एक मिनट्स ऑफ मीटिंग बनता है, वो कौन करता है, वो भी जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होता है एक बाउंड पेज बुक में वो उसको रखा जाता है, ठीक है। और वो मीटिंग का कॉपी सबको भेजा जाता है जो भी मेंबर्स प्रेजेंट है इंडिया में। तो वो कौन करता है, चेयरमैन करता है कि सेक्रेटरी, या एनी मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, या ओनली ए एंड बी, या ऑल ऑफ द अबव। ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग वाला चीज़ है ये काम रहता है सेक्रेटरी का। तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 129, द चेयरमैन शाल प्रेजेंट ऑल इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड मैटर्स टू द बोर्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। जो चेयरमैन होते हैं वो जो इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं या मैटर्स होता है वो बोर्ड के पास जितना जल्दी हो सके वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। इशू ऑर्डर्स फॉर कैरिंग आउट द डिसीजन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड का जो भी डिसीजन होता है उसको जल्दी उसको काम में लगाने के लिए ऑर्डर इशू करते हैं। हैव पावर टू रेफर इन हिज डिस्क्रिप्शन एनी मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर देयर ऑर्डर्स। अगर कुछ रेफ़र करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वो रेफ़र करते हैं उस मैटर को। हैव पावर्स जनरली टू टेक सच एक्शन और पास सच ऑर्डर्स नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ द बोर्ड। और उनके पास वो पावर भी रहता है कि और उसमें जो बोर्ड के साथ जो डिसीजन होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी नेसेसरी चीज़ है उसको करने के लिए ऑर्डर वो दे सकते हैं। तो ये खास करके बोल रहा है कि चेयरमैन का जितना भी पावर्स है या उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। चेयरमैन ये सारा चीज़ करते हैं। तो आंसर विल बी ई। क्वेश्चन नंबर 130, ड्यूरिंग टेम्पोररी एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन बाय रीजन ऑफ लीव और अदरवाइज to whom he may authorize to perform all or any of the duties of the chairman during such absence। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर चेयरमैन कोई भी कारण की वजह से या वो लीव में जा रहे हैं या और कुछ कारण की वजह से वो टेम्पोररी एब्सेंस है, ठीक है, तो वो किसको ऑथराइजेशन देके जाते हैं कि मेरे जगह पे या जब मैं लीव में रहूँगा तो आप आज चेयरमैन यहाँ पे काम कर सकते हैं।
सेक्रेटरी को पावर देते हैं या एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड या ओनली सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द बोर्ड या हाईली क्वालिफाइड मेंबर ऑफ द बोर्ड या नॉन, किसी को, जो सेक्रेटरी को या कोई भी मेंबर को या जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं उनको या जो हाईली क्वालिफाइड मेंबर होते हैं। आंसर विल बी टू एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड। ठीक है, कोई भी मेंबर को दे के जा सकते हैं अपना ऑथराइजेशन। आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 131, अनलेस डैश अदरवाइज डायरेक्ट्स ऑल प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा एंड बी रिगार्डेड एज कॉन्फिडेंशियल। जो भी मीटिंग होता है बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का, उस बोर्ड का सारा मीटिंग कॉन्फिडेंशियल माना जाता है और वो कैमरे के दायरे में ही मीटिंग को रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन किसके कहने से वो जो कैमरा है या कैमरे के निगरानी में हो या जो भी हम लोग होता है नॉर्मल मीटिंग, उस मीटिंग को चेंज किया जा सकता है। वो कैमरे को हम लोग ऑफ भी कर सकते हैं, बिना कैमरे का भी मीटिंग हो सकता है। तो वो परमिशन कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर, द चेयरमैन, सेक्रेटरी या ऑल द मेंबर्स या नन? आंसर विल बी चेयरमैन। अगर चेयरमैन चाहे तो वो बिना कैमरे का भी मीटिंग वो ले सकता है। तो आंसर विल बी बी। अब चलते हैं रेगुलेशन नंबर 12, सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द बोर्ड। बोर्ड के द्वारा जो सर्टिफिकेट्स है वो तो बहुत सारा है। जो भी हम लोग का मैनेजर सर्टिफिकेट्स हो गया, जो भी हम लोग का फोरमैन सर्टिफिकेट हो गया, मेड सर्टिफिकेट हो गया, ब्लास्टर सर्टिफिकेट हो गया, सर्वे सर्टिफिकेट हो गया, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट हो गया, जितना भी सर्टिफिकेट्स है सारे सर्टिफिकेट को बोर्ड अपना ग्रांट करता है। रेगुलेशन 13, एग्जामिनेशंस एंड एग्जामिनर्स। क्वेश्चन नंबर 132, who are appointed by the board to conduct mining examination in suitable time and center। ठीक है, इसको जानने से पहले एक चीज़ जानते हैं कि पहला चीज़ कौन डिसाइड करता है कि किस टाइम में कहाँ पे एग्ज़ाम होगा। जो माइनिंग का वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है बोर्ड। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है कि जो बोर्ड जो डिसाइड करता है कि हम लोग को माइनिंग एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है, तो वो कंडक्ट करने के लिए वो किसको अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ मेंबर्स को, सेक्रेटरी को, माइनिंग प्रोफेशनल्स को या एग्जामिनर्स को या ऑल ऑफ द अबव? आंसर विल बी, जिसको वो अपॉइंट करता है ये जो माइनिंग एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए, उनको हम लोग बोलते हैं एग्जामिनर्स। ओके, आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 133, एनी और एवरी बायलॉज मेड बाय द बोर्ड related to examination and examiners shall be published in official gazette and no such bylaw shall have effect until dash months after the date on which it was published। इसका कहना है कि जो भी लॉज या बायलॉज बनता है बोर्ड के द्वारा एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनर्स के ऊपर, वो एक ऑफिशियल गैजेट में ही वो पब्लिश होता है। लेकिन जब वो पब्लिश होता है उसका कितना दिन के बाद ही वो इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद? आंसर विल बी आफ्टर 3 मंथ्स। 3 महीने के बाद ही वो जितना भी बायलॉज है वो सब इफेक्टिव होता है। तो 3 महीने तक वो ड्यूरेशन रहता है कि कुछ भी जो भी चेंजेस करना चाह रहे हैं एग्जामिनेशन में या एग्जामिनर्स में, वो वहाँ पे इफेक्टिव या उसमें लागू नहीं होता है विदिन 3 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ्स वो वहाँ पे इफेक्टिव हो जाता है। तो आंसर विल बी सी। अब चलते हैं नेक्स्ट रेगुलेशन, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन सबमिशन करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, उसके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 134, नोटिस रिगार्डिंग द डेट एंड प्लेस ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द मैनेजर्स एंड सर्वे सर्टिफिकेट शैल बी पब्लिश्ड अंडर द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड इन सच periodicals as the board may direct not less than dash days prior to the date fixed by the board for receiving application। ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन हो गया, द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन शैल नॉट बी लेस देन डैश डेज प्रायर टू द डेट फिक्स्ड फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं और हम लोग ये भी बोल सकते हैं हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि इसको हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। पहला चीज़ क्या होता है कि यहाँ पे बोला कि जो नोटिस वहाँ पे डीजीएमएस निकालता है कि माइनिंग एग्जामिनेशन होने वाला है या रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, वहाँ से लेके जो एप्लीकेशन वो रिसीव करता है उसका बीच का जो टाइम है वो टाइम कितना दिन से कम नहीं होना चाहिए। सेकंड हो गया, जब एग्ज़ाम होता है लास्ट में, वो एग्ज़ाम से लेके जब एप्लीकेशन रिसीव या जो रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डे होता है उसका बीच में कितना दिन का अंतर रहता है। ठीक है, 30 दिन या 30 दिन, 30 या 60, 60 या 30 या 60 to 60 या 90 and 60। ये आंसर होगा कि जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म निकलता है या जो नोटिस निकलता है वहाँ से लेके जो फॉर्म हम लोग रिसीव करता है डीजीएमएस, उसका बीच में 60 डेज का रहता है अंतर।
और जो एग्ज़ाम होता है उसका 60 डेज से पहले क्लोजिंग होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो दोनों होता है 60 डेज एंड 60 डेज। मतलब यहाँ इसका कहना है कि जब नोटिस निकलता है कोई भी रजिस्ट्रेशन का माइनिंग एग्जाम का, वहाँ से लेके 120 डेज मतलब मिनिमम 4 महीना वहाँ पे हम लोग को मिलता है एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर लिए। तो आंसर विल बी डी। अब चलते हैं रेगुलेशन नंबर 15, एज एंड जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। क्वेश्चन नंबर 135, नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज ए कैंडिडेट एट एन एनी एग्जामिनेशन हेल्ड बाय द बोर्ड अनलेस ही इज डैश ईयर्स ऑफ एज। मिनिमम कितना एज होना चाहिए तब जाके वो कोई भी माइनिंग एग्जाम दे सकते हैं। 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, 20, 21 एंड 24। आंसर विल बी 20 ईयर्स। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 136, no person shall be admitted as a candidate at any examination for managers, surveyors, foremen, maids, blaster certificate unless he holds a valid fasted certificate of the standard of what। तो ये फास्टेड के बारे में बोल रहा है कि जो फास्टेड वहाँ पे सबके पास होना चाहिए, नहीं तो वो एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। तो वो जो फास्टेड है वो किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए? एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, या एनी फास्टेड सेंटर, कोई भी फास्टेड सेंटर का, या जो सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन इंडिया है उसका, या ऑल ऑफ द अबव, या ओनली ए। Answer will be C. St. John Ambulance Association of India. Answer will be C. Question number 137. State the statement true or false. ये true या false है, ये आप बताइए। If any candidate satisfied the board that he has not had sufficient opportunity to obtain such fasted certificate, the board may admit him to the examination on such conditions if any as it thinks fit to impose। ये क्या कह रहा है कि जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखे थे कि आपके पास एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आपके पास वैलिड फास्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैंडिडेट अगर सोचिए कि उसके पास फास्टेड सर्टिफिकेट नहीं है कोई भी कारण की वजह से, और वो कारण को वो बोर्ड के सामने बोलेगा कि मेरा ये प्रॉब्लम था, या जैसे पिछला दो साल पहले जैसे हम लोग को कोविड का सिचुएशन था, उस टाइम में कोई भी फास्टेड सेंटर में फास्टेड सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था, तो वो एक कंडीशन हो गया जिसमें वो बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में मैं एक्वायर नहीं कर पाया फास्टेड सर्टिफिकेट कि मेरा वो प्रॉब्लम था या उसमें मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया। तो अगर बोर्ड कन्विंस हो गया तो बोर्ड उसको एग्जामिनेशन में बैठने के लिए परमिशन दे सकता है विथ सम कंडीशन। वो कंडीशन क्या होगा कि आप अभी एग्जाम दे दो, लेकिन विद इन 6 मंथ्स आपको फास्टेड सर्टिफिकेट ला के देना है, या विद इन 3 मंथ्स आपको देना है, नहीं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये सही है या गलत है? आंसर विल बी ट्रू। आंसर विल बी ए। Question number 138. What is the validity of the medical certificate obtained from a certifying surgeon or from a qualified medical practitioner to accompany with the examination application form? एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम में वहाँ पे उसके साथ बहुत सारा चीज़ को अटैच करके हम लोग देते हैं, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, कंडक्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका जो डेट ऑफ बर्थ का उसका प्रूफ का सर्टिफिकेट हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो कौन इशू करता है, जैसे सर्टिफाइंग सर्जन कोई होता है या क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है। तो वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसका वैलिडिटी कितना दिन का होता है? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर या 5 ईयर? आंसर विल बी 2 ईयर। उसका वैलिडिटी 2 साल का होता है। आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 139. No person shall be admitted as a candidate to any examination for manager certificate, surveyor certificate, mine foreman certificate unless he has passed the dash examination of a recognized university or its equivalent। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैनेजर सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन के लिए, या सर्वे सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए, या माइनिंग फोरमैन का एग्जाम सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन के लिए जो कैंडिडेट जाते हैं उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ग्रेजुएशन या मास्टर्स। मतलब सेकेंडरी स्कूल हो गया मैट्रिकुलेशन, सीनियर सेकेंडरी हो गया +2 या इंटरमीडिएट, या ग्रेजुएशन या मास्टर। आंसर विल बी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, तो वो मिनिमम +2 होना चाहिए मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट एंड फोरमैन सर्टिफिकेट के लिए। तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 140. No person shall be admitted as a candidate at any examination for maid certificate, engine driver certificate या blaster certificate unless he satisfies the board that he is what। तो यहाँ पे है कि मेड सर्टिफिकेट, इंजीनियर ड्राइवर सर्टिफिकेट या ब्लास्टर सर्टिफिकेट के लिए उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या मास्टर या लिटरेट। तो आंसर विल बी ही मस्ट बी ए लिटरेट। ठीक है, उसको पढ़ाई लिखाई आना चाहिए।
अब चलते हैं 141 में। इसको मैं क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगा, इसको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे शेयर करना बहुत ज़रूरी था। पहला हो गया कि नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज ए कैंडिडेट टू एट एनी एग्जामिनेशन फॉर मैनेजर्स और फोरमैन सर्टिफिकेट विच इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू माइंस हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग। मतलब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अनरेस्ट्रिक्टेड के बारे में, ठीक है। अनलेस ही हैज ऑब्टेन्ड ए मेड सर्टिफिकेट विच इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू माइंस हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग ओनली एंड गैस टेस्टिंग। सिंपल चीज़ है कि अनरेस्ट्रिक्टेड के कैटेगरी में अगर कोई एग्जामिनेशन देने जा रहा है, चाहे मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए हो या फोरमैन सर्टिफिकेट के लिए हो, तो उसके पास मिनिमम मेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अनरेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। उसके साथ वहाँ पे उसको जीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो होता है गैस टेस्टिंग, वो उसको ज़रूरी है अनरेस्ट्रिक्टेड के लिए। अगर यहाँ पे सेम चीज़ बात करेंगे वो भी रेस्ट्रिक्टेड टू माइंस के लिए, तो वहाँ पे वही मैनेजर और फोरमैन सर्टिफिकेट के लिए मेट का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, वो भी रेस्ट्रिक्टेड वाला, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ है कि बट इट विल नॉट अप्लाई टू कैंडिडेट्स ऑलरेडी विथ फोरमैन्स और सेकंड क्लास सर्टिफिकेट। तो जो कैंडिडेट के पास फोरमैन सर्टिफिकेट ऑलरेडी है या सेकंड क्लास सर्टिफिकेट है, उसके लिए यहाँ पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब उसको मेट के सर्टिफिकेट लाने की ज़रूरत नहीं है अगर उसके पास ऑलरेडी फोरमैन या सेकंड क्लास सर्टिफिकेट है। जिसके पास कुछ नहीं है उसको अगर उसको एग्जाम देना है मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए या फोरमैन सर्टिफिकेट के लिए, तो उसको मिनिमम मेट का सर्टिफिकेट रेस्ट्रिक्टेड वाला होना चाहिए। ओके, तो ये सिंपल इन्फॉर्मेशन के लिए। अब चलते हैं हम लोग रेगुलेशन नंबर 16, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट्स फॉर मैनेजर्स एग्जामिनेशन। ये बहुत अच्छा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 142, व्हाट आर द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर अ मैनेजर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइंस के लिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अनरेस्ट्रिक्टेड के लिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड में। तो मैनेजर सर्टिफिकेट में दो चीज़ आता है, एक आता है फर्स्ट क्लास और एक आता है सेकंड क्लास। तो उसको हम यहाँ पे एक टेबल में दिखाया हूँ कि फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 6 ईयर्स जो नॉर्मल पर्सन से, और सेकंड क्लास के लिए 5 ईयर्स। ये नॉर्मल पर्सन मतलब हम लोग बात कर सकते हैं जो है फील्ड पर्सनस, ठीक है, जिसके पास कोई डिप्लोमा या डिग्री का कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर किसी के पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो उसको फर्स्ट क्लास के लिए 5 ईयर्स चाहिए और सेकंड क्लास के लिए 4 ईयर्स चाहिए। और अगर डिग्री किसके पास है तो वो फर्स्ट क्लास के लिए वहाँ पे 2 ईयर्स चाहिए, सेकंड क्लास के लिए 1 ईयर चाहिए। अगर डिप्लोमा डिग्री है लेकिन वो अप्लाइड जियोलॉजी में है, सिविल में, मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में है, वो लोग भी फर्स्ट क्लास दे सकते हैं, सेकंड क्लास दे सकते हैं। तो उसको फर्स्ट क्लास के लिए वहाँ पे 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए और सेकंड क्लास के लिए 2.5 ईयर्स की या 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 143, द नेचर ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड of a candidate for a manager certificate shall be experience approved by the board in a metal-ferrous mines having an average employment of not less than dash in workings below ground or not less than dash in all in the mine or in such other mines as the board may approve in this behalf। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जमा करता है कैंडिडेट एग्जामिनेशन देने के लिए, उसका नेचर मतलब वो जिस माइंस के ऊपर वो अपना एक्सपीरियंस लेके जा रहा है वो माइंस में मिनिमम कितना एवरेज एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, अगर बिलो ग्राउंड है तो कितना होना चाहिए, और अगर ओपन कास्ट माइंस है उसमें या अबव ग्राउंड है उसमें कितना होना चाहिए। तो वहाँ पे एवरेज एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस बहुत सारा है यहाँ पे कि एवरेज एम्प्लॉयमेंट 50 होना चाहिए बिलो ग्राउंड में, और इन ऑल माइंस 100 होना चाहिए, 60 या 100, 60 150 या 61 60 या 100 एंड 150। आंसर विल बी अगर बिलो ग्राउंड है तो वहाँ पे मिनिमम एम्प्लॉयमेंट 60 होना चाहिए, अगर अबव ग्राउंड है या ऑल द माइंस है वहाँ पे मिनिमम 100 होना चाहिए, तब जाके वो माइंस का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा एज ए वैलिड। तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 144, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अनरेस्ट्रिक्टेड माइंस के बारे में, ठीक है। तो फॉर ए फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू माइंस हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग ओनली, द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन बिलो ग्राउंड माइन वर्किंग शैल नॉट बी लेस देन व्हाट। तो अगर यहाँ पे अनरेस्ट्रिक्टेड एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, अगर फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन किसी को देना है तो उसके पास बिलो ग्राउंड का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। ऑप्शन से 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, 30 मंथ्स। आंसर विल बी 18 मंथ्स। मिनिमम वहाँ पे 1.5 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरग्राउंड में। तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 145, सेम चीज़ है, यहाँ पे खाली है कि सेकंड क्लास मैनेजर्स का एग्जामिनेशन देने कोई जाने वाला है अनरेस्ट्रिक्टेड, तो उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए बिलो ग्राउंड का।
12 months, 15 months, 18 months, 24 months, 30 months. आंसर विल बी मिनिमम 12 months. मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए अंडरग्राउंड में. तो आंसर विल बी ए. अब चलते हैं रेगुलेशन नंबर 17, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सर्वेयर्स एग्जामिनेशन. The practical experience required for a surveyor certificate is dash, and for not restricted to open cast working, such experience must include practical experience in working below ground mining dash. तो यहाँ पे जो पहला जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ये लगभग दोनों के लिए काम आता है. ओपन कास्ट के लिए मतलब जो रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइंस है और अनरेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइंस है. तो यहाँ पे है कि सर्वेयर सर्टिफिकेट के लिए जो मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड के लिए, दोनों के लिए, वो होगा 2 years. ठीक है. और सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग अनरेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट वर्किंग के लिए हम लोग बात करें तो सच एक्सपीरियंस मस्ट इंक्लूड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन वर्किंग बिलो ग्राउंड इज व्हाट. कि ये जो 2 साल का एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग बात की, ये एक्सपीरियंस में से कितना एक्सपीरियंस बिलो ग्राउंड का होना चाहिए, वो होना चाहिए 6 months का. तो आंसर विल बी 2 years and 6 months. Answer will be C. Question number 147. The practical experience required for a surveyor certificate for a candidate having a certificate of diploma or degree in mining or mining engineering, mine surveying or civil engineering, other equivalent qualification approved in that behalf by the central government for both open cast and below ground mine working is what. तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई अगर सर्वेयर सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन देने जा रहा है तो उसके पास अगर कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट है या डिग्री सर्टिफिकेट है माइनिंग इंजीनियरिंग में, माइन सर्वेइंग में या सिविल इंजीनियरिंग में, या और कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है, तो बोथ ओपन कास्ट माइंस और बिलो ग्राउंड के लिए उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना हो जाएगा. नॉर्मली हम लोग कितना होना चाहिए, 2 years होना चाहिए. ठीक है, जो हम लोग पिछला क्वेश्चन में बात किए थे. लेकिन अगर उसके पास कुछ सर्टिफिकेट है डिप्लोमा और डिग्री का तो वो रिड्यूस हो जाएगा कितने में, 6 months, 12 months, 18 months, 24 months या 30 months. आंसर विल बी 6 months. वो रिड्यूस हो जाएगा 6 months में. ठीक है, बोथ ओपन कास्ट और बिलो ग्राउंड के लिए. तो आंसर विल बी ए. अब चलते हैं रेगुलेशन नंबर 18, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट्स फॉर मेड्स एंड ब्लास्टर्स एग्जामिनेशन. No person shall be admitted as a candidate at any examination for MED certificate unless the board is satisfied that he has had practical experience and training in a metal force mine for a period of not less than dash year. तो यहाँ पे है कि मेड सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन देने के लिए उसके पास जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल. आंसर विल बी 3 years. आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 149. For MEDS certificate, the practical experience of candidate can be reduced to dash years if he has diploma or mining equivalent qualification 2 years. तो यहाँ पे है कि अगर जो मेड सर्टिफिकेट के लिए कोई भी कैंडिडेट अगर जा रहा है, अगर उसके पास कोई डिप्लोमा माइनिंग है या कुछ उसी का इक्विवेलेंट कुछ क्वालिफिकेशन है, जो मिनिमम कोर्स उसका मिनिमम 2 years का कोर्स है. ठीक है, या कोई डिग्री अप्लाइड जियोलॉजी में है, सिविल में है, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में है, तो उनको अगर मेड का सर्टिफिकेट चाहिए तो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना हो जाएगा, 1 year, 2 year, 3, 4 या 5. आंसर विल बी 2. वो रिड्यूस हो जाएगा 3 साल से 2 साल. आंसर विल बी बी. सेम चीज़ है, अगर मेड का सर्टिफिकेट के लिए कोई जाना चाह रहा है जिसके पास डिप्लोमा और डिग्री है, सर्टिफिकेट है माइनिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग में, तो उसका वो रिड्यूस हो जाएगा कितने में, 6 months, 12 months, 18 months, 24 months या नन. आंसर विल बी 12 months. वो रिड्यूस हो जाएगा 12 months में. सो आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 151. नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज ए कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन फॉर ब्लास्टर सर्टिफिकेट. अभी हम लोग बात करेंगे ब्लास्टर सर्टिफिकेट के लिए. अनलेस द बोर्ड इज सेटिस्फाइड दैट ही हैज हैड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन मेटल फ्रेश माइन फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस दैन डैश ईयर इंक्लूडिंग नॉट लेस दैन 6 months इन शॉर्ट फायरिंग. तो यहाँ पे है कि ब्लास्टर सर्टिफिकेट के लिए कोई अगर एग्जाम देने जा रहा है मेटल फ्रेश माइंस के लिए, तो उसके पास मेटल फ्रेश माइंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए कितना, जिसमें से 6 महीना वो शॉर्ट फायरिंग मतलब वो ब्लास्टिंग में काम किया होगा. 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल. आंसर विल बी 2 years. ब्लास्टिंग का मिनिमम 2 साल होना चाहिए. तो आंसर विल बी बी. वो 2 साल में से 6 महीना वो ब्लास्टिंग में एक्सपीरियंस हुआ होगा. क्वेश्चन नंबर 152 सेम है. फॉर ब्लास्टर सर्टिफिकेट द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट रिड्यूस टू डैश ईयर्स इंक्लूडिंग नॉट लेस देन 4 months इन शॉर्ट फायरिंग
इफ़ ही हैज़ डिप्लोमा इन माइनिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ऑफ कोर्स एटलीस्ट 2 years और रिसीव्ड ए डिग्री। तो सेम टाइप का है जैसे हम लोग मेट में बात किए थे। अगर ब्लास्टर सर्टिफिकेट के लिए कोई जाना चाह रहा है एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसके पास अगर कोई डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है या कुछ उसी टाइप का कुछ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का है जिसका मिनिमम कोर्स जो ड्यूरेशन है 2 years है, तो उसका जो ब्लास्टर सर्टिफिकेट के लिए जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो कितना हो जाएगा? 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, वो हो जाएगा 1 year। वो 1 year हो जाएगा। वो 1 year में से वो 4 महीना मिनिमम वो ब्लास्टिंग में काम किया होगा या काम करना चाहिए। तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 153 सेम टाइप का है। यहाँ पे और थोड़ा चेंज है कि ब्लास्टर सर्टिफिकेट के लिए कोई अगर अप्लाई कर रहा है जिसके पास डिग्री और डिप्लोमा है माइनिंग इंजीनियरिंग में, तो और उसका कितना एक्सपीरियंस जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना हो जाएगा रिड्यूस होके, उसका लिमिट हो जाएगा 6 months। ठीक है, तो 6 महीना हो जाएगा। वो 6 महीने में वो 2 महीना लेकिन ब्लास्टिंग में उसका एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर विल बी ए। अब चलते हैं हम लोग रेगुलेशन नंबर 19 में, अप्रूवल ऑफ एक्सपीरियंस इन कोल माइंस। इन द केस ऑफ कैंडिडेट पार्ट ऑफ हुज एक्सपीरियंस हैज बीन ऑब्टेन्ड इन ए कोल माइन, the period of practical experience in a metal first mine as prescribed in 16, 17, 18 may be reduced by the board to such an extent and subject to such conditions as it may specify। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो मेटल फर्स्ट माइंस का कोई भी एग्जाम देने जा रहा है लेकिन उसका कुछ एक्सपीरियंस कोल में है, मतलब वो कभी कोल माइंस में भी काम किया है, तो वो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो बोर्ड के द्वारा वो रिड्यूस किया जा सकता है। वो लेकिन कितना रिड्यूस होगा वो बोर्ड के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो 16, 17, 18 जो रेगुलेशन है, खास करके जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए मैनेजर्स एग्जामिनेशन के लिए या सर्वेयर्स एग्जामिनेशन करने के लिए, और 18 में जो मेट और ब्लास्टर्स का एग्जामिनेशन के लिए जो आता है, ये तीनों के लिए जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसका रिड्यूस हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग रेगुलेशन नंबर 20, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। जो इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? No person shall be admitted as a candidate at any examination for an engine driver certificate unless the board is satisfied that he has had practical experience of driving a winding engine or as an assistant to qualified winding engine driver for a period of not less than dash year। तो यहाँ पे है कि कोई अगर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, कभी वो ड्राइविंग इधर वाइंडिंग इंजन ड्राइव किया होगा या जो क्वालिफाइड वाइंडिंग इंजन ड्राइवर है उसके साथ वो असिस्टेंट की तरह काम किया होगा। तो वो एक्सपीरियंस मिनिमम कितना होना चाहिए? 1 year, 2 year, 3 year, 4 year या 5 year? आंसर विल बी मिनिमम 1 year वहाँ पे होना चाहिए। आंसर विल बी ए। तो उसमें और एक चीज़ है कि जो भी इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होता है उसमें भी 2 तरह का होता है, एक होता है फर्स्ट क्लास और एक होता है सेकंड क्लास। तो जो फर्स्ट क्लास के लिए अपेयर करने जाता है तो उसके पास मिनिमम सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना जरूरी है, उसके बिना वो फर्स्ट क्लास नहीं दे पाएगा। अब चलते हैं हम लोग रेगुलेशन नंबर 21 में, एग्जामिनेशन फीस। जो फीस होता है वो फीस भी अमेंडमेंट हुआ था, तो यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ। ये इसके ऊपर भी कभी कभार क्वेश्चन आ भी जाता है। जैसे कि जो चेंजेस होने के बाद फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए 100 रुपीज़, सेकंड क्लास के लिए 75, उसके बाद सर्वेयर और फोरमैन दोनों एक है जो है 50, मेट और जो फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट है वो हो गया 30, उसके बाद जो सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, ब्लास्टर और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है, ये तीनों का हो गया 25 रुपीज़। ठीक है, ये सब धीरे धीरे चेंज हो रहा है क्योंकि जब ड्राफ्ट हम लोग का 2019 में आया उसमें बहुत सारा चेंजेस ऑलरेडी हो चुका है। जैसे हम लोग CMR कोल माइंस रेगुलेशन जैसे चेंज हुआ है ना, बहुत सारा चेंजेस हुआ है वहाँ पे। पहले भी ऐसे था, उसके बाद फर्स्ट क्लास हो गया 1200 रुपीज़, सेकंड क्लास हो गया 800 रुपीज़। तो ये जो चेंजेस हुआ इस टाइप का चेंज हो जाएगा जब वो हम लोग का ड्राफ्ट वो आ जाएगा MMR 2019 होके। तो अब चलते हैं 157, द फीस फॉर द एग्जाम वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड एक्सेप्ट। तो हम लोग हमेशा देखते हैं जब भी हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ पे लिखा जाता है कि जो भी आप एग्ज़ाम का फ़ी देते हैं वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक, लेकिन ये जो फीस है वो भी कभी रिफंडेबल हो सकता है। तो उसका क्या क्या कंडीशन है? ऑप्शन क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म गेट रिजेक्टेड, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ था आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। बी हो गया, ए कैंडिडेट डज नॉट अपीयर इन द एग्जाम, अगर वो कोई भी कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाया तो उसका पैसा वापस आता है क्या? नहीं आता है। तो क्या क्या कंडीशन है रिफंड होने का? ए कैंडिडेट डाइज बिफोर एग्जामिनेशन, अगर कोई कैंडिडेट एक्सपायर कर जाता है या उसका डेथ कर जाता है एग्जामिनेशन से पहले,
तो उस केस में चीफ इंस्पेक्टर जो माइंस है वो उसका जो एग्जामिनेशन फ़ी है उसको वो वापस कर सकते हैं। और एक है द फी हैज़ बिन एरोनियसली पेड, इसके बेसिस में भी और एक बार रिफंडेबल हो जाता है। मतलब एरोनियस मतलब क्या होता है कि अगर बाई चांस या बाई मिस्टेक आप पेमेंट कर दिए हैं, उसको अगर आप अप्लाई करते हैं कि मैं बाई मिस्टेक ऐसा मैं पेमेंट कर चुका हूँ या कर दिया हूँ, तो चीफ इंस्पेक्टर उसको अलाउ करते हैं कि उसको वो रिफंड हो जाए। ओनली सी एंड डी या ओनली ए एंड बी, तो आंसर विल बी ओनली सी एंड डी, आंसर विल बी ई। रेगुलेशन नंबर 22 एक्सचेंज सर्टिफिकेट। तो ये एक्सचेंज सर्टिफिकेट क्या होता है कि कोई भी पर्सन अगर इंडिया से बाहर जाके कोई माइंस में काम कर रहा है, कोई भी पोजीशन में, चाहे मैनेजर हो चाहे फोरमैन मेट, उस लेवल का कोई भी डिजिग्नेशन में कोई भी लेवल में वो काम कर रहा है, वो अगर इंडिया में आके काम करना चाहता है तो बाहर में जो काम किया है उस बेसिस में वो यहाँ पे एक एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है या एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गेन करना चाहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज सर्टिफिकेट। उसके लिए क्या है कि उसको एक ट्रेनिंग लेना पड़ता है इंडिया में, और वो ट्रेनिंग के बारे में वो चीफ इंस्पेक्टर माइंस को भी लिख के देगा कि मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और उस बेसिस में उसको एक परमिशन मिलेगा एग्जामिनेशन देने के लिए, उसके बाद उसको एक्सचेंज सर्टिफिकेट मिलता है। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 158, ए कैंडिडेट फॉर द ग्रांट ऑफ मैनेजर्स एक्सचेंज सर्टिफिकेट। मतलब अगर कोई कैंडिडेट मैनेजर्स एक्सचेंज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है तो वो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स करता है इंडिया में, जिसको बारे में वो चीफ इंस्पेक्टर माइंस को बताता है, वो कितना पीरियड का होना चाहिए, 2 months, 3 months, 6 months, 9 months या 12 months? आंसर विल बी 6 months, आंसर विल बी सी। यहाँ पे और एक चीज़ है, द बोर्ड में ग्रांट एनी पर्सन हैविंग रिक्वायर्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू अपीयर इन एग्जाम और मे एग्जेंट फ्रॉम अपीयरिंग। मतलब बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि बोर्ड अगर किसी का पर्सन के पास कोई एक्सपीरियंस है बाहर में, उसके बेसिस में उसको अलाउ कर सकता है यहाँ पे ट्रेनिंग लेके एग्जाम देने के लिए, नहीं तो उसको एग्जाम भी कर सकता है, एग्जाम में बैठने के लिए भी उसको वो एग्जाम कर सकता है, मतलब उसको एग्जाम देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर। अब चलते हैं रेगुलेशन नंबर 26 में कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। इसमें भी क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं कि अगर आपका कभी सर्टिफिकेट खो जाता है तो जैसे ही खोता है तो आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि मेरा सर्टिफिकेट खो गया। उसके बाद जो बोर्ड है, जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन है, वो डिसाइड करेंगे कि आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू होगा या नहीं होगा। अगर उनको आप रीज़न बताएंगे, वो रीज़न का अगर वो सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ ये जेन्युइन रीज़न है, आपका सर्टिफिकेट खो गया है, तो उसके बेसिस में आपको परमिशन मिल जाएगा कि आपको कुछ मिनिमल फ़ी है उसको दे के आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। और वो सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा उसमें वो लिखा रहेगा यहाँ पे डुप्लीकेट, ठीक है, लेकिन मिल जाएगा। रेगुलेशन नंबर 27 में भी ये बस जानकारी के लिए कि सर्टिफिकेट्स टू बी डिलीवर टू द मैनेजर। मतलब जब भी आप कोई भी माइंस में काम करते हैं, जितना भी समय के लिए काम करते हैं, तो उसमें जो वहाँ पर माइंस जो मैनेजर है उसके पास आपका जो सर्टिफिकेट्स उसको आपको जमा करना पड़ता है। जो भी आपका पास सर्टिफिकेट है, चाहे मैनेजर सर्टिफिकेट हो या फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, फोरमैन, मेट, ब्लास्टर, जो भी सर्टिफिकेट आपका वो मैनेजर के पास आपको जमा करना पड़ेगा। अब चलते हैं रेगुलेशन नंबर 29, सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फोरमैन, मेट, इंजन ड्राइवर, ब्लास्टर और गैस टेस्टिंग। मतलब जो सर्टिफिकेट रहता है फोरमैन, मेट और इंजन ड्राइवर, उसको सस्पेंशन हो जाएगा, मतलब सस्पेंड हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा उसको। उसके ऊपर है क्वेश्चन नंबर 159, हु शैल ब्रिंग द इनकॉम्पिटेंसी और एनी नेग्लिजेंसी बाय ए मैनेजर, सर्वेयर, फोरमैन, मेट और इंजन ड्राइवर in the performance of his duties under the act or regulation to the notice of the board to make inquiry। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई भी पर्सन जिसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट है या सर्वेयर सर्टिफिकेट या फोरमैन, मेट या इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट है, उसके द्वारा कोई भी अगर नेग्लिजेंसी होता है ड्यूटी में या वो इनकम्पिटेंट है वो ड्यूटी को निभाने के लिए, कौन ये जो चीज़ है या ये जो लैकुना है उसको बोर्ड के सामने रखेगा इंक्वायरी करने के लिए। चीफ इंस्पेक्टर माइंस करेगा या रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस करेगा या इंस्पेक्टर या मैनेजर या ऑल ऑफ दिस? आंसर होगा रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस की ये बोर्ड के सामने रखेगा इसका इंक्वायरी करने के लिए, तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 160, द इंस्पेक्टर हु कंडक्ट्स द इंक्वायरी। मतलब जैसे आपको वहाँ पे रीजनल इंस्पेक्टर माइंस बोर्ड को बोल दिया कि इसको इंक्वायरी किया जाए कि ये क्यों ड्यूटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं या ड्यूटी में करने के लिए वो असमर्थ है, उसके बाद एक इंस्पेक्टर को असाइन किया जाता है कि इसका इंक्वायरी करने के लिए। वो जो इंक्वायरी करते हैं वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिपोर्ट के साथ जो भी उनका फाइंडिंग्स है, उसका जो एविडेंस है, उसका जो रिकॉर्ड्स है, वो जितना भी रिलेवेंट रिकॉर्ड्स है उसको वो कलेक्ट करके रखते हैं। तो उसको वो
जमा करते हैं बोर्ड के पास, ठीक है। तो वो कितना दिन के अंदर उनको जमा करना है, 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज। आंसर विल बी 15 डेज। वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो विद इन 15 डेज उन वहाँ पे बोर्ड के पास डिपॉजिट करना है। तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 161, ए कॉपी ऑफ सच एविडेंस एंड रिकॉर्ड्स ऑफ इंक्वायरी shall also be sent to the delinquent who may submit his written representation to board within dash days from the date of dispatch of such copies। यहाँ पे बोल रहा है कि जो एविडेंस और रिकॉर्ड्स इंस्पेक्टर लेके आते हैं इंक्वायरी करके, वो तो दे देते हैं बोर्ड को, उसका एक कॉपी जाता है डेलिक्वेंट। डेलिक्वेंट मतलब होता है कि जिस पर्सन को हम लोग टारगेट किए हैं कि ये काम नहीं कर रहा है, कि इनकम्पिटेंट है, उसके पास भी एक कॉपी जाता है जिसको एक रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है बोर्ड के सामने। मतलब उसका वो एक एक्सप्लेनेशन वो लिख के देंगे राइटिंग में कि जो भी उसका ऊपर आरोप है उसके ऊपर वो रिप्रेजेंटेशन दे अपने आप को बचाने के लिए कि मैं ऐसा नहीं हूँ जो भी है। तो वो बोल रहा है कि जब वो कॉपी डिस्पैच होता है उसके पास पहुंचने के लिए, वहाँ से लेके कितना दिन से पहले या कितने दिन के अंदर उसको वो रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे देना पड़ेगा बोर्ड के पास, 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज या 30 डेज। आंसर विल बी 30 डेज। 30 दिन के अंदर वो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आंसर विल बी ई। क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन क्यों देते हैं, क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए या उसका जो सर्टिफिकेट है उसका सस्पेंशन को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 162, अगेंस्ट एनी ऑर्डर ऑफ द बोर्ड रिगार्डिंग सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ द सर्टिफिकेट एन अपील कैन बी मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन डैश डेज ऑफ द ऑर्डर। अगर बोर्ड ऑर्डर दे दिया कि भाई इसका जो सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल करिए या सस्पेंड करिए, ठीक है, उसके अगेंस्ट में वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकता है वो पर्सन। वो कितने दिन के अंदर, 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज। आंसर विल बी 30 डेज। आंसर विल बी ई। अब चलते हैं रेगुलेशन नंबर 30, वैलिडिटी ऑफ द फोरमैन्स, मेड्स, इंजन ड्राइवर्स, ब्लास्टर्स, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। ये हमको सबको पता है, फिर भी देख लेते हैं। नो फोरमैन्स, मेड्स, इंजन ड्राइवर, ब्लास्टर सर्टिफिकेट शैल रिमेन वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन डैश unless the certificate bears an endorsement by regional inspector to the effect that holder thereof has within the preceding 5 years been examined and certified by a qualified medical practitioner appointed by the chief inspector to be free from deafness, defective vision or any other infirmity, mental, physical likely interfere। तो यहाँ पे कि उसका वैलिडिटी कितना होना चाहिए या कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा होता है तो वो भी वहाँ पे रीजनल इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ पे एक साइन किया हुआ एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, जिसमें जो सर्टिफाइंग सर्जन उसमें या क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो लिख के देगा कि इसका कोई भी ऐसा मेडिकल इश्यूज है नहीं, मतलब वो डेफनेस नहीं है, मतलब बहरा नहीं है, उसका विजन सही है, उसका मेंटल हेल्थ भी, फिजिकल भी, हेल्थ भी सब कुछ अच्छा है और कोई भी ड्यूटी करने के लिए वो ठीक है। तो उसके बेसिस में वो उसका जो वैलिडिटी है वो बढ़ सकता है मोर देन डैश ईयर्स, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years। आंसर विल बी 5 years। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 164, नो गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट shall remain valid for period of more than dash years unless it bears an endorsement by the regional inspector of mines to effect that the holder thereof has within the preceding dash years passed another examination in gas testing। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो जीटी सर्टिफिकेट होता है, जो गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होता है, उसका वैलिडिटी कितने से ज़्यादा नहीं होता है। उसका आंसर होता है कि 5 years। उसका वैलिडिटी होता है 5 years, जैसे हम लोग का दूसरा एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट का भी होता है। तो वो 5 साल से ज़्यादा उसका वैलिडिटी नहीं रहता है, लेकिन 5 साल से ज़्यादा वो वैलिड कब होगा, अगर वहाँ पे रीजनल इंस्पेक्टर माइन साइन किया हुआ सर्टिफाई करेंगे कि ये जो पर्सन है वो लास्ट 5 years में वो और एक बार और एक गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन को पास कर चुके हैं, तब जाके वो उसका वैलिडिटी 5 years से ज़्यादा हो जाएगा। तो आंसर, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 5 and 5। आंसर विल बी सी। अब चलते हैं रेगुलेशन नंबर 31, रिटायरमेंट एज फॉर मैनेजर्स एंड ऑफिशियल्स। ये तो सिंपल है, ये होता है 60 years, ठीक है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 165, नो पर्सन शैल एक्ट एज ए मैनेजर और एन ऑफिशियल और ब्लास्टर और वाइंडिंग इंजन मैन इन ए माइन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ व्हाट, 60, पता है, unless he has obtained within the preceding 1 year a medical certificate of fitness certifying him fit to carry out the duties prescribed for him in the act and regulations and orders made thereunder। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि 60 years के बाद भी वो आज ए मैनेजर, आज ए ऑफिशियल या ब्लास्टर या वाइंडिंग इंजन वो काम कर सकते हैं, अगर वो
लास्ट 1 ईयर के अंदर एक मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेके आएंगे सर्टिफाइंग सर्जन से, तब जाके वो वहाँ पे एज ए मैनेजर ऑफिशियल ब्लास्टर की तरह वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा बी। अब चलते हैं 166। Provided that if the chief inspector or the regional inspector is of the opinion that a person has aforesaid, though less than 60 years age, is medically unfit to carry the duties prescribed for him in the act or regulation or orders made therein, the chief inspector or regional inspector may, by an order writing, as he may specify therein, and no such person shall continue to act in any capacity as aforesaid after the period exceeding dash months unless he has obtained a medical certificate of fitness। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो चीफ इंस्पेक्टर माइंस या रीजनल इंस्पेक्टर माइंस की ओपिनियन में अगर ऐसा लगता है कि कोई भी पर्सन जो माइंस में काम कर रहा है जिसका एज 60 ईयर से कम है, वो 60 ईयर्स उसका हुआ ही नहीं है, अगर वो अनफिट है, मतलब मेडिकली अनफिट है, वो आज ए मैनेजर की तरह या आज ए ऑफिशियल या आज ए ब्लास्टर या आज ए इंजन ड्राइवर की तरह काम करने के लिए, तो वहाँ पे वो चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर माइन या राइटिंग में उनको लिख के देंगे कि भैया आप इस तरह का काम नहीं कर सकते, अगर आप करना चाहते हैं तो विद इन डैश मंथ्स आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वहाँ पे देना पड़ेगा। तो वो जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ्स या 5 मंथ्स? आंसर विल बी 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जब चीफ इंस्पेक्टर माइंस या रीजनल माइंड आपको लिख के देते हैं कि भैया आप अनफिट है ये काम करने के लिए, तब आपको विद इन 3 मंथ्स आपको देना पड़ेगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। आंसर विल बी सी। अब चलते हैं लास्ट रेगुलेशन ऑफ दिस वीडियो, रेगुलेशन नंबर 32। राइट ऑफ द वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर मेंटेन्ड अंडर द माइंस रूल 1955। द वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो जो रजिस्टर रहता है मेंटेन किया जाता है 1955 रूल्स के अनुसार, उसको वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर लास्ट क्वेश्चन है 167। द रजिस्टर मेंटेन्ड इन फॉर्म डैश अंडर द माइंस रूल्स 1955 shall be made available for inspection to a workers representative duly authorized by the persons employed in the mine on an application made by him on his behalf। फॉर्म हम लोग मेंटेन करते हैं 1955 में, वो कौन सा फॉर्म है जिसको हम लोग जो वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उनको उसको इंस्पेक्शन करने के लिए उसको ऑथराइजेशन मिल सकता है? फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म डी, फॉर्म ई या फॉर्म जे? आंसर विल बी फॉर्म ए। मैं फॉर्म ए यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि आप लोग को सबको लगेगा कि कोई भी आप रेगुलेशन वाला बुक ले लीजिए, कोई रेगुलेशन का पीडीएफ देख लीजिए, वहाँ पे लिखा रहता है फॉर्म बी। ठीक है, ये जो फॉर्म बी वाला चीज़ है ना, ये स्टार्टिंग से ही फॉर्म बी लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग को पता है कि बी रजिस्टर जिसमें हम लोग का सारा डिटेल्स रहता है वर्कर्स का, लेकिन वो बी अभी जो फॉर्म बी है वो अभी चेंज हो चुका है फॉर्म ए में। ठीक है, तो वो इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा फॉर्म ए। अगर बताएंगे तो यहाँ पे जैसे 2017 में जो चेंज हुआ था उसमें फॉर्म बी चेंज होकर फॉर्म ए हो चुका है, सी डी ई चेंज होकर फॉर्म डी हो चुका है, तो इसमें जो चेंजेस आया है उसी के हिसाब से यहाँ पे आंसर होगा फॉर्म ए। ओके फ्रेंड्स, ये हो गए टोटल 63 क्वेश्चंस। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। इसमें अगर कुछ भी मिस्टेक्स है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, आप ज़रूर मेरे को पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सी यू इन अनदर वीडियो विथ अनदर चैप्टर। टिल देन, थैंक यू।